नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इस बुलेटिन में आज बात होगी चुनाव आयोग को हाईकोर्ट से लगी फटकार की, वित्त मंत्री के पति के मोदी सरकार से किए गए सवालों की। जानेंगे कि बंगाल में लेफ्ट कैसे बिगाड़ेगा बीजेपी और टीएमसी का खेल, और चीन की चाल से कैसे फंसी लाखों जिंदगियां। और बुलेटिन के आखिर में बात केंद्रीय कर्मचारियों को लगे धक्के की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। सीडीएस से प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। 2 साल पहले रिटायर हुए सशस्त्र बलों के चिकित्सा कर्मियों को ड्यूटी पर वापस बुलाया। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, ऑक्सीजन के लिए वेदांता के विवादित स्टारलाइट प्लांट चालू करने की दी इजाजत। साल 2018 से ये प्लांट पड़ा है बंद। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भेजी चिट्ठी, कहा सभी नागरिकों को मुफ्त लगे वैक्सीन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर महामारी के आंकड़े छुपाने के लगाया आरोप। कहा रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 1% मजबूती के साथ बंद हुआ बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 508 अंक की बढ़त के साथ 48,386 के स्तर पर और निफ्टी 144 अंक की बढ़त के साथ 14,485 के स्तर पर हुआ बंद। तो सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के 5 राज्यों में महामारी में ही चुनाव हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे महामारी के आंकड़े बढ़ते गए, विपक्ष चुनाव आयोग से बाकी बचे चरणों को भी एक साथ कराने की मांग करता रहा, मगर चुनाव आयोग ने एक ना सुनी, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते गए। और इस लापरवाही को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की कड़ी फटकार लगाई है। देश में महामारी की नई लहर के कारण हाहाकार मचा है। इसी मसले पर सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने संक्रमण की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि चुनाव आयोग ने महामारी के बाद भी चुनावी रैलियों को नहीं रोका था। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर संक्रमण की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों को चुनावी रैली की अनुमति देने को लेकर सख्त फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से महामारी गाइडलाइन का पालन किया गया, वोटिंग डे पर नियमों का पालन किया गया था, इस पर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था तब चुनाव आयोग क्या दूसरे प्लेनेट पर था। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा कि आपकी संस्था महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मद्रास हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने महामारी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और ये चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारों की ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती हैं। जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का लाभ उठा सकेगा। बढ़ती महामारी को लेकर न सिर्फ चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, बल्कि मोदी सरकार भी चौतरफा घिरी हुई है। सरकार की कार्यशैली को लेकर विपक्षी दल उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकाल प्रभाकर ने भी इन परिस्थितियों को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी जमकर तारीफ की है। देश में इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार हालात को संभालने में विफल हो रही है? आखिर क्यों सरकार कोई जरूरी कदम नहीं उठा रही? देश में इस वक्त इन्हीं सवालों की गूंज है, जिस पर आम जनता से लेकर विपक्ष तक केंद्र पर बरस रहा है। लेकिन अब तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकाल प्रभाकर ने मोदी सरकार पर नाराजगी जाहिर की है और जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की मदद करने के बजाय हेडलाइन मैनेजमेंट और अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, जबकि ये सरकार की जवाबदेही को परखने का वक्त है। इतना ही नहीं, परकाल प्रभाकर ने कहा है कि इस मुश्किल दौर की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इलाज कराने में जमा पूंजी खत्म हो रही है, ज्यादातर लोग वित्तीय नुकसान से उबर नहीं पा रहे हैं, वास्तविक आंकड़े पेश नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि देश के सामने खामोशी अब बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। मानवता, पारदर्शिता और जवाबदेही टिकाऊ होती है। प्रधानमंत्री को अब तो सही आचरण का चुनाव करना चाहिए। सरकार हर परेशान करने वाले सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। बीजेपी सरकार को घेरने के साथ साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ भी की। परकाल प्रभाकर ने कहा कि मनमोहन सिंह ने एक अच्छा सुझाव दिया था, लेकिन इस पर मंत्री ने असभ्य तरीके से प्रतिक्रिया दी। इस पर राजनीति करने की कोशिश की गई। अब जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकाल प्रभाकर ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद साफ होता है कि मोदी सरकार सही काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसका ध्यान तो केवल बंगाल चुनाव पर है। आज 7वें चरण के चुनाव के लिए
बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। आज 34 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में जनता ने राजनेताओं की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया। बंगाल के 7वें चरण के लिए वोट डाले गए हैं। इस फेज पे 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन महामारी के कारण जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर एक एक प्रत्याशी के निधन हो जाने के बाद अब 34 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहाँ कुल 268 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 37 महिलाएं शामिल हैं। इस फेज पे टीएमसी और बीजेपी की तरफ से कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इस पे टीएमसी की तरफ से सोवन देव चट्टोपाध्याय, अभिनेत्री सयोनी घोष, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आयशी घोष, जबकि बीजेपी की तरफ से तापस रॉय, अशोक कुमार लाहिडिया, फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल जैसे नाम मैदान में हैं। जिन 34 सीटों पर आज मतदान हुआ वो 5 जिलों में फैली हैं, जिसमें दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिले की 6, मुर्शिदाबाद की 9, कोलकाता की 4 और वर्धमान की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश का मैं स्वागत करती हूँ। क्या 8 चरण में चुनाव लोगों की हत्या कराने के लिए नहीं है? उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्स खराब नहीं है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर हारेगी। निर्वाचन आयोग को मैं कटघरे में खड़ा करूंगी, क्योंकि वो महामारी के लिए जिम्मेदार है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए भी वोट डाले गए, जहां हिंसा के बीच लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग हुई। फिरोजाबाद के जसराना ब्लॉक के नगला परदमन में फर्जी वोट डालने को लेकर पोलिंग बूथ पर जमकर फायरिंग हुई। पोलिंग बूथ के अंदर पथराव, लाठी डंडे चले, यहाँ तक कि पोलिंग बूथ 132 पर तोड़फोड़ कर मतपेटियों को लूटने की कोशिश हुई। रायबरेली के लोरिकपुर में प्रधान प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया। माकी में प्रधान प्रत्याशी के बेटे को मारने का मामला भी सामने आया। बंगाल में 7 चरणों के चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। अब एक ही चरण बाकी है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच माना जा रहा है, लेकिन लेफ्ट ने भी बंगाल को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। तृणमूल बीजेपी की लड़ाई में वाम दलों ने भी अहम भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि सत्ता के समीकरण भी बदल सकते हैं। तो क्या कहता है लेफ्ट का सियासी इतिहास, देखिए इस रिपोर्ट में। एक जमाने में कई राज्यों में अपना परचम लहराने वाले वाम दल के पास अब एक ही किला केरल बचा है, लेकिन उसने अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन केरल के साथ साथ उसकी नजर बंगाल पर भी है, जहां लेफ्ट ने कई सालों तक राज किया। इसलिए अब एक बार फिर बंगाल में जीत का बिगुल बजाने के लिए वामपंथी दल मुकाबला करने के मूड में दिख रहे हैं। वो अपनी गलती को सुधार कर फिर से जीत की राह को आसान बनाना चाहते हैं। अब भले ही बंगाल चुनाव की गाथा काफी हद तक बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के इर्द गिर्द केंद्रित हो, लेकिन वामपंथी दल राजनीतिक जानकारों को चौंका सकते हैं। चुनावी लोकतंत्र में वाम दलों का भविष्य दांव पर है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो फिर नहीं होगा। जनता जानती है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही छद्म में युद्ध कर रहे हैं। वो वास्तव में एक हैं, केवल हम लोग ही हैं उनका विकल्प। लोग राज्य के चुनाव में अलग वोट देते हैं और वामपंथी दल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब लेफ्ट के नेता जीत की हुंकार तो भर रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में वाम दलों की गिरावट में बहुत तेजी आई है। 2006 में 50% से साल 2011 में उनका वोट शेयर 40% तक गिर गया। साल 2016 में विधानसभा चुनाव में लेफ्ट का वोट शेयर 26% तक गिर गया। इस विधानसभा चुनाव में ये अपने सहयोगी कांग्रेस से भी कम थी। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके परंपरागत समर्थकों का एक वर्ग बीजेपी में चला गया। माना जा रहा है कि वाम दलों के समर्थकों के बीजेपी में गए वर्ग के चलते ही पार्टी 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीत पाई। इन्हीं आंकड़ों को जीत पे बदलने के लिए वामपंथी दल पूरी जोर लगा रहा है। अब देखना होगा कि उनकी कोशिश कितना कारगर साबित हो पाती है। अब बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तो अपना दम दिखा चुके हैं। अब ये तो 2 मई को ही पता चलेगा कि कौन जीत हासिल करेगा। लेकिन इस वक्त देश में लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जिंदगी की जंग हार रहे हैं। न ऑक्सीजन मिल रही है और न ही वैक्सीन। इसलिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार से मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग की है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर से स्थिति भयानक हो गई है। अब पूरे देश की नज़र 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण पर टिकी है, जिसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस बीच टीके की कीमत को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कीमत पर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस भी लगातार मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग करती रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट करके लिखा, चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए, बात खत्म। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मत बनाओ भारत को बीजेपी सिस्टम का विक्टिम। देश में 1 मई से 18 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवानी है तो उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
सरकार ने साफ किया है कि इन लोगों को वॉक इन यानी सीधा टीका केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं मिलेगी। देश इस वक्त काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में अगर सरकार बड़ा फैसला लेती है तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इस घड़ी में चीन ने ऐसा फैसला लिया है जो लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। उसने लोगों को जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन और संबंधित मेडिकल सप्लाई कर रहे विमानों पर रोक लगा दी है। देश में जितनी तेजी से महामारी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी आ रही है। ना तो मरीजों को अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन। इसलिए कई देशों से इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उपकरण मंगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई देश तो भारत को ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए उनकी तारीफ की जा रही है। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिसने इस मुश्किल वक्त में साथ देने के बजाय अपनी चालबाजी दिखाई है। सरकारी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो उड़ानों को अगले 15 दिन तक स्थगित कर दिया है। इससे निजी कारोबारियों को अति आवश्यक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति चीन से करने में बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। सिचुआन एयरलाइंस का हिस्सा सिचुआन चुहांगॉन लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एजेंट के जरिए जारी पत्र में कहा गया है कि विमानन कंपनी शियान दिल्ली समेत 6 मार्गों पर अपनी कार्गो सेवा स्थगित कर रही है। ये फैसला सीमा के दोनों ओर निजी कारोबारियों के जरिए चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के गंभीर प्रयासों के बीच आया है। चीन के इस फैसले से भारत को कई मुसीबतों का सामना करना होगा। उसे स्वास्थ्य सेवा देने में काफी दिक्कत आएगी। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जिंदगी की डोर भी छूटती जाएगी। लेकिन चीन को तो लोगों की जिंदगी बचाने से ज्यादा अपनी अकड़ दिखानी है। और बुलेटिन के आखिर में बात केंद्रीय कर्मचारियों को लगे धक्के की। केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि महामारी के दौर को देखते हुए मोदी सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया है जो कर्मचारियों पर भारी पड़ गया है। ना तो उन्हें अब महंगाई भत्ता मिलेगा और ना ही यात्रा भत्ता। महामारी का दौर हर किसी के लिए परेशानी का सबब बन गया। एक तरफ निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों की नौकरियां जा रही हैं, दूसरी तरफ व्यापार भी ठप है और अब तो सरकारी कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने 7th पे कमीशन के टीए और डीए में इजाफा करने के फैसले को अभी टाल दिया है। फिलहाल सभी कर्मचारियों को पुरानी दरों के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। एक अखबार की खबर के मुताबिक सरकार ने फिलहाल महामारी के दौर की वजह से किसी भी तरह की बढ़ोतरी से साफ मना कर दिया है। यानी इस साल जुलाई में भत्ते में इजाफा नहीं होगा। आपको बता दें कि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 17% डीए दिया जाता है, जिसको बढ़ाकर 28% करने की खबरें आ रही थी। इसके अलावा सरकार के प्रावधान के मुताबिक कर्मचारियों का ट्रैवल अलाउंस भी डीए के साथ ही बढ़ाया जाना था। डीए और टीए में इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना था, लेकिन अब सरकार ने इसे टाल दिया है। इसके बाद लगभग 35 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को धक्का लगा है। तो दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।